जब हम नंबर 3 लॉरिस्टन गार्डन्स से निकले तब करीब 1 बजे थे। शर्लक होम्स मुझे सीधे पास के टेलीग्राफ ऑफिस ले गया, जहां उसने एक लंबा टेलीग्राम भेजा। उसके बाद उसने एक कैब रोकी और ड्राइवर को लेस्ट्रेड द्वारा दिए गए एड्रेस पर चलने को कहा। रास्ते में उसने कहा, फर्स्ट हैंड एविडेंस जैसा कुछ नहीं होता। सच कहूँ तो मेरा दिमाग इस केस पर पूरी तरह क्लियर है, लेकिन फिर भी जितना सीख सकते हैं सीख लेते हैं। मैंने कहा, होल्म्स, तुम मुझे हैरान कर देते हो। क्या तुम सच में उतने ही श्योर हो जितना तुम दिखाते हो? जो डिटेल्स तुमने बताई उनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं। वह बोला, कोई गलती नहीं हो सकती। जब मैं वहाँ पहुँचा, सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की वह थी कैब के पहियों के निशान जो कर्ब के पास बने हुए थे। अब देखो, पिछले 1 हफ्ते से बारिश नहीं हुई थी, तो जो गहरे निशान बने थे वह रात में ही बने होंगे जब बारिश शुरू हुई। घोड़े के खुरों के निशान भी थे और उनमें से एक बाकी 3 से ज़्यादा साफ था। इसका मतलब उस पैर में नया शू था। अब ग्रेगसन के अनुसार वह कैब सुबह वहाँ नहीं थी। इसका मतलब साफ है वह रात में आई थी, और इसका मतलब वह कैब उन 2 आदमियों को उस घर तक लाई थी। मैंने कहा, ठीक है, यह तो सिंपल लगता है, लेकिन उस आदमी की हाइट कैसे पता चली? होम्स बोला, किसी आदमी की हाइट 10 में से 9 बार उसके स्ट्राइड से पता चल जाती है। ये एक सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन मैं तुम्हें नंबर से बोर नहीं करूँगा। मुझे उसका स्ट्राइड बाहर की मिट्टी में भी मिला और अंदर डस्ट में भी, और फिर मैंने उसे वेरीफाई भी किया। जब कोई आदमी दीवार पर लिखता है तो वह इंस्टिंक्टिवली अपनी आँखों के लेवल पर लिखता है, और वह राइटिंग ज़मीन से 6 फुट से थोड़ी ऊपर थी। बस, सिंपल। मैंने पूछा, और उसकी एज? होल्म्स बोला, अगर कोई आदमी बिना एफर्ट के 4.5 फुट का कदम ले सकता है तो वह बूढ़ा नहीं हो सकता। वह पडल जो गार्डन में था उसे उसने एक ही स्ट्राइड में क्रॉस किया था। पेटेंट लेदर बूट्स वाले आदमी ने उसे घूमा, लेकिन स्क्वायर टूथ बूट्स वाला आदमी उसे कूदकर पार गया। इसमें कोई मिस्ट्री नहीं है। मैं बस वही प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रहा हूँ जो मैंने अपने आर्टिकल में लिखे थे। फिर उसने पूछा, और कुछ समझ नहीं आया? मैंने कहा, उसके नाखून और ट्राइकिनोपोली सिगार। होम्स बोला, दीवार पर जो लिखा गया था वह खून में उंगली डुबोकर लिखा गया था। मेरे मैग्नीफाइंग ग्लास से मैंने देखा कि प्लास्टर थोड़ा स्क्रैच हुआ था। अगर नाखून ट्रिम्ड होते तो ऐसा नहीं होता। इसका मतलब उसके नाखून लंबे थे। और जहाँ तक सिगार का सवाल है, मैंने फ्लोर से थोड़ी ऐश उठाई थी। वह डार्क और फ्लेकी थी। ऐसी ऐश सिर्फ ट्राइचिनोपोली सिगार से बनती है। मैंने सिगर ऐश पर खास स्टडी की है, यहाँ तक कि एक मोनोग्राफ भी लिखी है इस पर। मैं दावा करता हूँ कि मैं किसी भी सिगार या टोबैको की ऐश को एक नज़र में पहचान सकता हूँ। और यही छोटे छोटे डिटेल्स हैं जो एक स्किल्ड डिटेक्टिव को ग्रेगसन और लेस्ट्राड जैसे लोगों से अलग बनाते हैं। मैंने पूछा, और उसका चेहरा? फ्लोरिड होने की बात? होल्म्स थोड़ा रुका, फिर बोला, वह थोड़ा रिस्की गैस था, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मैं सही हूँ। लेकिन अभी उसके बारे में मत पूछो। उसकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस था, लेकिन साथ ही एक रेस्ट्रेंट भी, जैसे वह सब कुछ जानता है पर अभी सब कुछ बताने को तैयार नहीं है। मैंने अपना हाथ माथे पर फेरते हुए कहा, मेरा दिमाग पूरी तरह घूम गया है। जितना इस बारे में सोचो उतना ही यह मामला और रहस्यमय होता जाता है। अगर 2 आदमी थे तो वे एक खाली घर में कैसे पहुँचे? उन्हें लाने वाला कैबमैन कहाँ गया? एक आदमी दूसरे को ज़बरदस्ती जहर कैसे दे सकता है? खून कहाँ से आया? मकसद क्या था? जबकि चोरी नहीं हुई, वह औरत की अंगूठी वहाँ कैसे आई? और सबसे बड़ी बात, दूसरे आदमी ने भागने से पहले RACHE क्यों लिखा? सच कहूँ, इन सब को एक साथ जोड़ने का कोई तरीका मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी बात सुनकर शर्लॉक होम्स हल्का सा मुस्कुराया। वह बोला, तुमने इस केस की मुश्किलों को बहुत साफ और सटीक तरीके से सामने रखा है। अब भी बहुत कुछ अनक्लियर है, लेकिन मेन फैक्ट्स पर मैं पूरी तरह क्लियर हूँ। फिर वह बोला, जहाँ तक लेस्ट्राड की डिस्कवरी की बात है, वह सिर्फ एक ब्लफ है, एक चाल जिससे पुलिस को गलत दिशा में भेजा जा सके, ताकि उन्हें लगे कि यह मामला सोशलिज्म या सीक्रेट सोसाइटीज़ से जुड़ा है। यह किसी जर्मन ने नहीं लिखा। अगर तुमने ध्यान दिया हो
तो ए अक्षर जर्मन स्टाइल में बनाया गया है, लेकिन असली जर्मन कभी ऐसा नहीं लिखता, वह हमेशा लैटिन स्टाइल में लिखता है। इसका मतलब यह किसी क्लमसी आदमी ने लिखा है जो जर्मन होने का नाटक कर रहा था और थोड़ा ज़्यादा ही ओवर एक्ट कर गया। यह बस एक ट्रिक थी इन्वेस्टिगेशन को भटकाने के लिए। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा डॉक्टर, क्योंकि जब जादूगर अपना ट्रिक समझा देता है तो उसका कोई क्रेडिट नहीं बचता। और अगर मैं तुम्हें अपनी मेथड पूरी दिखा दूं तो तुम सोचोगे कि मैं भी एक साधारण आदमी ही हूं। मैंने तुरंत कहा, मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगा। तुमने डिटेक्शन को जितना साइंस के करीब ला सकते थे उतना ला दिया है। मेरी बात सुनकर होम्स के चेहरे पर हल्की सी खुशी आ गई। मैंने पहले भी नोटिस किया था कि वह अपनी स्किल की तारीफ़ पर वैसा ही रिएक्ट करता है जैसे कोई लड़की अपनी सुंदरता की तारीफ़ पर करती है। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ। पैटेंट लेदर बूट्स वाला आदमी और स्क्वायर टेड बूट्स वाला आदमी दोनों एक ही कैब में आए थे और वे दोनों पाथवे पर साथ साथ चले, काफ़ी फ्रेंडली तरीके से, संभव है आर्म इन आर्म। जब वे अंदर पहुँचे तो स्क्वायर टोड बूट्स वाला आदमी कमरे में इधर उधर चलता रहा, जबकि दूसरा आदमी शायद एक जगह खड़ा रहा। मैंने यह सब डस्ट में पढ़ लिया और चलते चलते वह आदमी धीरे धीरे ज़्यादा एक्साइटेड होता गया। यह उसके स्ट्राइड की बढ़ती लंबाई से साफ दिख रहा था। वह लगातार बोल रहा था और ख़ुद को गुस्से में ला रहा था। और फिर ट्रेजेडी हो गई। होम्स थोड़ा रुका, फिर बोला, अब तक मैं तुम्हें जितना बता सकता था सब बता चुका हूँ। बाकी सब अभी सिर्फ अंदाज़ा है, लेकिन हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर उसने कहा, हमें जल्दी करनी होगी। मुझे आज दोपहर हाल का कॉन्सर्ट अटेंड करना है, नॉर्मन नेरूदा को सुनने। इस दौरान हमारी कैब तंग, गंदी और उदास गलियों से गुजर रही थी। आखिरकार ड्राइवर ने कैब रोकी और बोला, यह रहा ओंडली कोर्ट। हम नीचे उतरे। सामने एक संकरी गली थी जिसमें घुसते ही एक छोटा सा आंगन मिला। चारों तरफ जर्जर मकान, गंदे कपड़ों की रस्सियाँ, कीचड़ में खेलते बच्चे और एक उदास सी बस्ती। हम रास्ता बनाते हुए नंबर 46 तक पहुँचे। दरवाजे पर एक छोटा ब्रास प्लेट था जिस पर लिखा था, रेंस पता चला, कांस्टेबल सो रहा है। हमें एक छोटे फ्रंट रूम में बैठाया गया। थोड़ी देर बाद वह खुद आया, नींद से उठा हुआ, थोड़ा चिढ़ा हुआ। वह बोला, मैं अपनी रिपोर्ट पहले ही ऑफिस में दे चुका हूँ। होल्म्स ने जेब से आधा सॉवरेन निकाला और उसे उंगलियों में घुमाते हुए बोला, हम चाहते हैं कि आप अपनी ज़ुबानी हमें सब कुछ बताएं। कांस्टेबल ने उस सोने के सिक्के को देखते हुए कहा, मैं खुशी से आपको सब कुछ बता दूंगा। होम्स बोला, बस हमें शुरुआत से जैसा हुआ वैसा ही सुनाइए। रांस सोफे पर बैठ गया और भौहें सिकोड़कर याद करने लगा ताकि कुछ भी छूट न जाए। वह बोला, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। मेरी ड्यूटी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होती है। 11 बजे वाइट हार्ट में एक झगड़ा हुआ था, उसके अलावा सब शांत था। करीब 1 बजे बारिश शुरू हुई। मैं हैरी मर्चर से मिला, वो हॉलैंड ग्रोव का बीट संभालता है। हम हेनरिएटा स्ट्रीट के कोने पर खड़े होकर बातें कर रहे थे। फिर करीब 2 बजे या उसके बाद मैंने सोचा कि ब्रिक्सटन रोड पर जाकर चेक कर लूं कि सब ठीक है या नहीं। वहाँ बहुत गंदगी थी और पूरी तरह सुनसान, कोई आदमी नहीं मिला, बस 1-2 कैब गुजर गई। मैं चलते चलते सोच रहा था कि एक गर्म जिन मिल जाती तो कितना अच्छा होता। तभी अचानक मेरी नज़र उस घर की खिड़की पर पड़ी जहाँ एक लाइट चमक रही थी। अब मुझे पता था कि लॉरिस्टन गार्डन्स के वो दोनों घर खाली हैं क्योंकि उनके मालिक ड्रेन्स ठीक नहीं करवा रहा और आखिरी टेनेंट टाइफॉइड से मर गया था। तो उस खाली घर में लाइट देखकर मैं चौंक गया और मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब मैं दरवाजे तक पहुंचा, होम्स ने बीच में टोका, तुम रुके, फिर वापस गार्डन गेट तक गए, ऐसा क्यों किया? रेंस उछल पड़ा, पूरी तरह हैरान। सही कहा आपने सर, लेकिन आपको यह कैसे पता? वह बोला। दरवाजे पर पहुंचकर इतना सन्नाटा और डरावना माहौल था कि मुझे लगा कि कोई मेरे साथ हो तो अच्छा रहेगा। मैं किसी जिंदा चीज़ से नहीं डरता, लेकिन मुझे लगा कि शायद वह आदमी जो टाइफाइड से मरा था वही वापस आ गया हो ड्रेन्स देखने। इस सोच ने मुझे हिला दिया तो मैं वापस गेट तक गया।
देखने की मर्चर की लैंटर्न दिखती है या नहीं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। होम्स ने पूछा, सड़क पर कोई नहीं था? कोई नहीं सर, एक भी इंसान नहीं, कुत्ता तक नहीं। फिर मैंने खुद को संभाला और वापस जाकर दरवाज़ा खोला। अंदर सब शांत था। मैं उस कमरे में गया जहाँ लाइट जल रही थी। वहाँ मैंटल पीस पर एक लाल मोमबत्ती जल रही थी और उसकी रोशनी में मैंने देखा। होम्स बोला, हाँ मुझे पता है तुमने क्या देखा। तुम कमरे में कई बार घूमे, फिर बॉडी के पास घुटनों के बल बैठे, फिर किचन डोर चेक किया। रैंस फिर खड़ा हो गया, डर और शक के साथ। आप थे कहाँ? आपने यह सब कैसे देखा? आपको तो मुझसे ज़्यादा पता है। होम्स हंस पड़ा और अपना कार्ड उसकी तरफ फेंकते हुए बोला, मुझे अरेस्ट मत कर लेना, मैं शिकारी हूँ, भेड़िया नहीं। ग्रेगसन या लेस्ट्राड इसकी गवाही देंगे। अब आगे बताओ। रैंस फिर बैठ गया, अब भी कंफ्यूज था। फिर मैं वापस गेट पर गया और विसल बजाई। उससे मर्चर और 2 और लोग आ गए। होम्स ने पूछा, उस वक्त सड़क खाली थी? रैंस हंस पड़ा, खाली थी, बस एक आदमी था, लेकिन वह किसी काम का नहीं था। इतना नशे में था जितना मैंने ज़िंदगी में किसी को नहीं देखा। वह गेट के पास रेलिंग से टिककर खड़ा था और ज़ोर ज़ोर से गाना गा रहा था। होम्स ने तुरंत पूछा, कैसा आदमी था? रैंस थोड़ा इरिटेट होकर बोला, बहुत ही ड्रंक आदमी था। अगर हम इतने बिजी ना होते तो उसे थाने ले जाते। होम्स ने जोर देकर पूछा, उसका चेहरा, कपड़े? रैंस बोला, लंबा आदमी था, चेहरा लाल था, नीचे का हिस्सा मफलर से ढका हुआ था। होम्स तुरंत बोला, बस काफ़ी है। फिर क्या हुआ? हमारे पास उसे संभालने का समय नहीं था, शायद वह खुद ही घर चला गया होगा। होम्स ने पूछा, उसने क्या पहना था? ब्राउन ओवरकोट। उसके हाथ में विप था? नहीं। होम्स बुदबुदाया, शायद छोड़ गया होगा। फिर उसने पूछा, उसके बाद कोई कैब दिखी या सुनी? नहीं। होम्स खड़ा हो गया और बोला, यह लो तुम्हारे लिए आधा सॉवरेन। फिर उसने कड़वे स्वर में कहा, रैंस तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हारा दिमाग सिर्फ सजावट के लिए नहीं, यूज़ के लिए भी है। कल रात तुम सर्जेंट बन सकते थे। जिस आदमी को तुमने अपने हाथों से पकड़ा था वही इस पूरे मिस्ट्री की है और हम उसी को ढूंढ रहे हैं। अब बहस का कोई फ़ायदा नहीं, मैं कह रहा हूँ वही आदमी था। चलो डॉक्टर। हम बाहर आ गए और रैंस वहीं खड़ा रह गया, शौक में और बेचैन। कैब में बैठते ही होम्स बोला, कितना बड़ा मूर्ख है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी और उसने उसे यूं ही जाने दिया। मैंने कहा, मैं अभी भी पूरी तरह क्लियर नहीं हूँ। ठीक है, उस आदमी का डिस्क्रिप्शन तुम्हारी थ्योरी से मैच करता है, लेकिन वह वापस घर क्यों आया? क्रिमिनल्स ऐसा नहीं करते। होल्म्स बोला, रिंग, वही रिंग, वह उसी के लिए वापस आया था। अगर हमें उसे पकड़ने का और कोई तरीका नहीं मिला तो हम उसी रिंग को बेट बनाकर पकड़ लेंगे। मैं उसे पकड़ूंगा डॉक्टर, 2 के मुकाबले 1 की शर्त लगाता हूँ, मैं उसे पकड़ लूँगा। फिर उसने कहा, और इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। अगर तुम न होते तो मैं शायद इस केस में आता ही नहीं, और फिर मैं इस सबसे बेहतरीन स्टडी से चूक जाता, ए स्टडी इन स्कारलेट। क्यों ना इसे थोड़ी आर्टिस्टिक लैंग्वेज में कहें, ज़िंदगी के रंगहीन धागों में मर्डर का एक लाल धागा चलता है और हमारा काम है उसे अलग करना, उसे सुलझाना और पूरी तरह सामने लाना। फिर अचानक वह बोला, अब लंच। और उसके बाद नॉर्मन नेरूदा का कॉन्सर्ट। और वह कैब में पीछे झुककर एकदम हल्के मूड में गुनगुनाने लगा और मैं मानव दिमाग की इस अजीब दोहरी प्रकृति के बारे में सोचता रह गया।